आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब भारतीय संविधान बना तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक 16 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व के पीछे धारणा ये है कि इस तत्व के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। राज्य सरकार को इसको मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार यदि हमारा उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व यदि सरकार नहीं मानती है तो यहाँ पर कोई न्यायालय की हम शरण नहीं ले सकते। हाँ, इसका महत्व इस कारण से है कि ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए हर प्रकार से सहायता करें और क्या क्या अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करें। यही राज्य को बोला गया है क्या करना चाहिए राज्य को, इस बात पर नीति निर्देशक तत्व में बल दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण इसके 5 प्रकार है। पहला प्रकार है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व ये है कि राज्य अपने अंदर रहने वाले नागरिकों के आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके लिए राज्य अपने नागरिकों के लिए तरह तरह के कामकाज की योजना बनाएगा, उनके लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, बाल श्रमिकों के लिए अलग व्यवस्था करेगा। तो हम 2-4 पॉइंट देखते हैं कि राज्य के आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला है सभी नागरिकों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जीविका के समान अवसर उपलब्ध हो सके, यानी काम करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर उपलब्ध हो। दूसरा है स्त्री और पुरुष यदि एक ही काम को कर रहे हैं, वही काम को एक स्त्री कर रहा है एक पुरुष कर रहा है, तो दोनों के लिए समान वेतन ये होना चाहिए। या हम यूँ कह सकते हैं कि यदि एक ही काम को सभी कर रहे हैं तो उस काम के लिए अलग अलग वेतन ना हो करके उस काम के लिए सभी के लिए समान वेतन होना चाहिए। इसकी व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। फिर देश के जो भौतिक साधन हैं उसका ऐसा वितरण करे कि अधिक से अधिक लोगों का सार्वजनिक हित हो सके। किसी एक व्यक्ति के हाथ में भौतिक साधन नहीं होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था केंद्रीकृत न हो करके विकेंद्रीकृत बटी हुई, यानी आर्थिक व्यवस्था भी एक व्यक्ति के हाथ में न हो करके नीचे से लेकर ऊपर तक बटी हुई होनी चाहिए। इसके बाद आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनको निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार का दायित्व है। इसमें हम देखते हैं ना कि यदि कोई व्यक्ति वकील करने की स्थिति में नहीं होता है तो कोर्ट में, न्यायालय में उससे पूछा जाता है कि आपका वकील कौन है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से वकील देंगे, निःशुल्क रहता है। तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद औद्योगिक जो सेवा संस्थान है इसमें श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु जो है उत्तम नस्ल का होना चाहिए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ इन पशुओं से मिल सके। तो कुछ ये आर्थिक निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को दिए गए हैं। दूसरा है निर्देशक तत्वों के प्रकार में सामाजिक हित और शिक्षा संबंधी तत्व। सामाजिक हित और शिक्षा संबंधी तत्व में पहला है कि
संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। हमारे यहाँ हम देखते हैं ना कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके आर्थिक हितों का सावधानी से विकास करें, क्योंकि जब तक इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी समाज में इनका स्थान जो है बराबर का नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले इनका आर्थिक सुधार करना चाहिए और इस दिशा में राज्य को कार्य करना चाहिए। आर्थिक सुधार करेंगे तो इनका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। आर्थिक और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना कर सकें। फिर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सरकार को तरह तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए और जो हानिकारक पदार्थ है उस पर प्रतिबंध करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आयुष्मान कार्ड, फिर उसके बाद जैसे निःशुल्क आँख का ऑपरेशन करवाने का शिविर, फिर उसके बाद सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज, ये सब उदाहरण हैं जो सरकार राज्य में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए करती है। तीसरा है शासन और न्याय संबंधी तत्व। शासन का केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्हें शासन सत्ता गांव स्तर तक बढ़ी हुई होनी चाहिए, जिसके लिए ग्राम पंचायत का गठन करे, उसको ऐसा अधिकार दे कि निचले स्तर तक ही सबका काम निपट जाए। दूसरा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक आचार संहिता हो। एक राज्य के लिए अलग कानून, एक राज्य के अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। सभी राज्य के नागरिकों को एक जैसे नियम कानून का पालन करना चाहिए। फिर जो लोक सेवाएं हैं इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखें, तभी न्यायपालिका सही ढंग से न्याय दे पाएगी। यदि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दखल होगा तो न्यायपालिका कभी भी सही ढंग से न्याय नहीं दे पाएगी, निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएगी। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए। चौथा नीति निर्देशक तत्व में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधी तत्व। संविधान के अनुच्छेद 49 इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए गए हैं उसको संरक्षित करके रखना, उसकी देख रेख करना, ये राज्य का दायित्व है। राष्ट्रीय स्मारक के तत्व जैसे हम लोग का आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब राष्ट्रीय स्मारक के महत्व तत्व है। फिर उसी तरह से वस्तुओं को भी संरक्षित रखने का काम, जिस संग्रहालय में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी प्राचीन वस्तुएं हैं जो हमारी पहचान दिलाती है, इनको भी संग्रहित करके रखा जाता है। स्थान को, स्मारक को और वस्तु को, तीनों को सुरक्षित रखने का दायित्व जो है राज्य का होता है। फिर पर्यावरण और वन्य जीव जंतु की सुरक्षा संबंधी तत्व। राज्य को चाहिए कि पर्यावरण की भी सुरक्षा करे। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ वन है, वन्य जीव जंतु है, इनकी भी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसीलिए आप लोगों ने देखा है ना कि बाघ जो हमारे देश में विलुप्त होती प्रजाति है, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ताकि बाघों की प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही है इसको संरक्षित करके आगे इनकी प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके और बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो ये है वन की रक्षा। दिनों दिन आप देख रहे हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री लग रहे हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि यदि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतनी ही मात्रा में एक फैक्ट्री को पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वनों का जो अनुपात है वो बना रहे और देश में पर्यावरण भी
सुरक्षित रहें। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी तत्व। भारत शुरू से ही जियो और जीने दो का सिद्धांत का पोषक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी सुरक्षा संबंधी कुछ नीति निर्देशक तत्वों को भी अपनाया है या इसको निर्देशित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करना ये भारत का प्रमुख कर्तव्य होगा। उसके बाद यदि दो राष्ट्र के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो इन लड़ाई झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। दो देश में यदि लड़ाई हो रहा है तो उनके बीच मध्यस्थता का काम भी भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो ये 5 नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। और इसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, इसे हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं मौलिक अधिकार, आज पढ़े नीति निर्देशक तत्व, दोनों में अंतर क्या है। इसमें पहला अंतर है मौलिक अधिकार के पीछे न्यायिक शक्ति होती है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय हमको न्याय देगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इसको यदि सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, कानूनी बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नैतिक दबाव डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कॉलेज नहीं है, सरकार से अनुनय विनय कर सकते हैं कि आप कॉलेज खुलवा दीजिए। सरकार कॉलेज नहीं खुलवाएगी तो नैतिक दबाव डाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार को राज्य को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। इसके लिए यही न्यायिक शक्ति का अभाव है। फिर दूसरा है कोई भी व्यक्ति उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन राज्य में यदि नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। फिर मौलिक अधिकार द्वारा राज्य को आदेश दिया जाता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। मौलिक अधिकार में जैसे लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो अधिकार मिला है, समानता का अधिकार है उसको राज्य को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शोषण के अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करता है तो राज्य उसके साथ खड़ी रहेगी, ये क्या नहीं करना चाहिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, उसको निर्देशित किया गया है कि राज्य को ये कार्य करना चाहिए। फिर मौलिक अधिकारों के उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देना है। यानी मौलिक अधिकारों का मेन उद्देश्य है राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, जबकि नीति निर्देशक का उद्देश्य केवल आर्थिक है। सब में आप देखेंगे अर्थ से ही प्रभावित है। मौलिक अधिकार राजनीतिक है, सामाजिक है। राजनीतिक अधिकार है, समाज में रहने वाले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक तत्व की बहुलता है। सरकार जो भी काम करेगी, राज्य जो भी काम करेगी, उसमें आर्थिक तत्व का ही ज़्यादा समावेश दिखता है। जैसे शिक्षा में स्कूल खोलेगी, सरकार को खर्च लगेगा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देगी, सरकार को खर्च लगेगा। जैसे हम और पढ़े ना, विकलांग लोग को, विकलांग है, असहाय है, ये लोग को आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी, तब भी सरकार को आर्थिक खर्च वहन करना पड़ेगा। तो इसमें आर्थिक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नागरिकों के उपभोग के लिए की गई। मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं 6 प्रकार के, इसका उपभोग उस देश का नागरिक करता है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक जो है वो राज्य को निर्देश करने के लिए दी गई है, राज्य को निर्देशित किया गया है। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। 6 मौलिक अधिकार, उसकी विभिन्न धाराएं, मौलिक अधिकार खत्म, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व असीमित हैं। जैसे आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व बहुत सारे हैं, वन पर्यावरण की व्यवस्था करना बहुत सारे, शिक्षा बहुत सारे, यानी इसका क्षेत्र असीमित है। हम ये कह सकते हैं व्यापक है, असीमित तो नहीं लेकिन व्यापक है। फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों का अपना कानूनी महत्व है, और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये केवल राज्य को नैतिक आदेश मात्र दिया गया है। ये दोनों में अंतर है। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ, प्रकार और अंतर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो।